हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, मैथमेटिकल फिज़िक्स के जो पार्ट है उसको हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल थ्योरी में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। यानी आपको जो इंटीग्रल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें रेजिड्यू फाइंड करना होता है पहले, फिर हमें एनालिटिसिटी चेक करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इसको लास्ट में, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो देखिए, सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स अ पॉइंट्स एट विच अ पॉइंट एट विच अ फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक इज़ नोन एज सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। यानी वो पॉइंट जिस पॉइंट पर कोई फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं, या सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन के नाम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल, सबसे सिंपलेस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए, जैसे ये मैंने फंक्शन लिया 1/z-2, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं z2 की तरफ बढ़ूंगा तो फंक्शन जो है इन्फाइनाइट यानी कि नॉन एनालिटिक की तरफ बढ़ेगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हमारा जो z=2 है वो एक सिंगुलर पॉइंट हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास कुछ टाइप की सिंगुलैरिटी होती है, जिसमें सबसे पहला टाइप है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ये क्या है? इफ़ z=a इज़ अ सिंगुलैरिटी ऑफ f of z, and if there is no other singularity within a small circle surrounding a point z=a, then z=a is isolated singularity। मतलब क्या आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का? जैसे आपके पास z=a कोई पॉइंट आ गया, आपको पता चल गया कि जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में z=2 है, वो एक सिंगुलर पॉइंट है। अब उसके आगे इतना स्मॉलेस्ट सर्कल आप ड्रॉ करें कि इसके अलावा और कोई पॉइंट उस सर्कल के अंदर ना आए, तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास 2 ऐसे या 3 ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जो सिंगुलर तो हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, तो उस सभी पॉइंट्स को, उन सभी सिंगुलर पॉइंट्स को हम आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स या आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहते हैं उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए कि f of z = 1/z-1 z-3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स निकलेंगे, z1 और 3। अब आप देख सकते हैं कि 1 और 3 एक अपने अपने सर्कल के अंदर एक यूनिक पॉइंट्स है, इसके अलावा और कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। सो मीन्स यहाँ पर 2 आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं या 2 आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने लिया है, देखिए यहाँ पर f of z = 1/sin π/z है ये। तो ये कब नॉन एनालिटिक होगा? जब आपके पास sin π/z 0 हो जाएगा। वो कब होता है? π/2 π/z = nπ, तभी होगा। तो यानी z = 1/n आ गया। आप देख सकते हैं कि z अगर n इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ता है तो z 0 की तरफ बढ़ेगा, तो z = 0 तो आपका एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो जाएगी, लेकिन 1 2 3 4 जो कि n पर डिपेंड कर रहा है वो एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो जाएगा, ठीक है। दे आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ n, ठीक। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो है लॉरेंट सीरीज़। अभी लॉरेंट सीरीज़ क्या है? ये लॉरेंट सीरीज़ क्या है? देखिए, इफ़ अ फंक्शन f of z have a isolated singularity z = a, then f of z can be expanded in Laurent series around z = a, ठीक है। यानी अगर आपके पास पता चलेगा कि कोई f of z है, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसके पास एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, ध्यान रखिएगा, नॉन आइसोलेटेड के लिए आप लॉरेंट सीरीज़ नहीं लिख सकते, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है z = a पर, तो आप उस f of z को एक्सपैंड कर सकते हो z = a के अराउंड। कैसे? देखिए, ये है उसका एक्सपेंशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पहले DU में, BHU में मैंने देखे हैं। DU में तो मैंने देखे हैं, BHU में अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप देख सकते हैं उसको। मैं अभी बताऊंगा आपको मेथड कैसे सॉल्व करना है। देखिए, आप जब उसको एक्सपैंड करते हैं ना, तो इस फॉर्म में करते हैं a0 a1z-a a2z-a का होल स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहता है ये आगे की तरफ, और फिर b1z/z-a नीचे b2/z-a का स्क्वायर, एंड सो ऑन bm/z-a की पावर m, ठीक है। तो जो z = a होता है ना, उसे हम इस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं पोल ऑफ ऑर्डर m, ध्यान रखिएगा। तो यानी आपको क्या चेक करना है? आपको बस ये देखना है कि नीचे, यानी नीचे की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है। जैसे हो सकता है कभी एक्सपेंशन लिखा हो कि 3/z की पावर 3, ये
ये नेगेटिव, हाईएस्ट नेगेटिव पावर पॉसिबल है ना। तो उसलिए हम बोलेंगे कि जो z इज इक्वल टू 0 है वो पोल ऑफ ऑर्डर 3 हो जाएगी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द नेगेटिव पावर इन एक्सपेंशन 1, इस एक्सपेंशन में अगर जो भी नेगेटिव पावर, जैसे हम यहाँ लिमिट कर दिया हमने कि m तक, ठीक है, लेकिन अगर इनफाइनाइट है, ये क्या है, ये अगर इनफाइनाइट है तो आपका z इज इक्वल टू a इज कॉल्ड इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक तीसरा सिंगुलरिटी पॉइंट आ गया, एक आइसोलेटेड था, एक नॉन आइसोलेटेड था, अब इसेंशियल सिंगुलरिटी। ये क्या मतलब होता है इसका, कि अगर जब आप उसे एक्सपैंड करते हैं उस फंक्शन को, तो अगर आपके पास ऐसे इनफाइनाइट पावर्स तक जा रही है, यानी नेगेटिव पावर कहीं एंड नहीं हो रही, वो इनफाइनाइट तक चलती जा रही है, हाईएस्ट पावर, तो आप क्या बोलोगे, वो एक इसेंशियल सिंगुलरिटी है, z इज इक्वल टू a जो है, ठीक। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया है, तो ये आपके पास जो एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ देखिए, g ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर 1/z ओवर z स्क्वायर, तो 1/z स्क्वायर तो बाहर ही हो गया, और e की पावर 1/z को मैंने एक्सपैंड कर दिया अंदर, ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसका एक्सपेंशन है। तो जब आप 1/z स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा g ऑफ z इज इक्वल टू 1/z स्क्वायर, z क्यूब, z की पावर 4, z की पावर, आप देख सकते हैं कि इसकी जो पावर है वो भी घट नहीं रही है, ये बढ़ रही है, जबकि घटनी चाहिए कहीं ना कहीं लिमिट तक, ये इन्फाइनाइट तक जाएगी। सो बेसिकली देयर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द नेगेटिव पावर ऑफ z, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो z इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 इज इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट ऑफ दैट फंक्शन जो हमें यहाँ पर गिवन था, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रही होगी आपको बातें। अब हम बात करते हैं रेजिड्यू की। रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको लॉरेंट सीरीज़ दिया हुआ है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि लॉरेंट सीरीज़ दिया होता है और फिर आपसे बोलता है कि भाई रेजिड्यू निकालो और इसका पोल बताओ कितने ऑर्डर का है। तो पोल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, पोल कैसे पता चलेगा, z इज इक्वल टू a, आपको बस हाईएस्ट नेगेटिव पावर चेक कर लेनी है, जो भी उसकी हाईएस्ट नेगेटिव पावर होगी वही उसका पोल ऑफ ऑर्डर जो भी पावर है वो होगा, ठीक है। और यहाँ पर जब रेजिड्यू निकालने की बात होगी तो आपको बस क्या करना है, 1/z माइनस ए का कोएफिशिएंट चेक कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं इस एक्सपेंशन में 1/z माइनस ए की जो कोएफिशिएंट है वो b1 है, तो मीन्स इस जनरली इस एक्सपेंशन का जो रेजिड्यू होगा वो b1 होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, द कोएफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस ए इन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन एट पोल z इज इक्वल टू a इज कॉल्ड रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू a, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो b1, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि पावर हो सकती है कि इन्फाइनाइट तक जा रही हो, तो रेजिड्यू आप इन्फाइनाइट पे कैसे निकालोगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इन्फाइनाइट पे निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। जनरली आपको फंक्शन तो मिलेगा ही अगर लॉरेंट सीरीज़ नहीं दिया हुआ है उसका, तो ठीक, जहाँ पर जो इंटीग्रेशन करना होगा वो आपको एक लार्ज सर्कल जिसमें सारे उसके फाइनाइट सिंगुलरिटी के अंदर, ज़्यादातर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता आपके MSc या नेट के लेवल पर भी कोई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जनरल मेथड्स क्या होते हैं रेजिड्यू फाइंड करने के। देखिए रेजिड्यू का एक अपना एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, आप ये मैं समझिए कि सर रटवा रहे हैं हमें, मैं आपको थोड़ा सा बता ही दूँ। रेजिड्यू इज़ द सेम एज द वेक्टर फील्ड जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटोस्टैटिक्स में कंसिडर करते हैं। इसका एक अपना रोल है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर फील्ड जब आप पढ़ोगे आगे जाके तो आपको पता लगेगा रेजिड्यू हमने क्यों पढ़ा। मैथमेटिकल फिजिक्स में जनरली जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आपको बताया नहीं जाता है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन रेजिड्यू इज़ टोटली सिमिलर टू दी वेक्टर फील्ड्स जब हम वेक्टर फील्ड्स पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो रेजिड्यू एट सिंपल पोल, सिंपल पोल क्या होता है, जब आपके पास z इज इक्वल टू a के अलावा कोई और पोल नहीं होता, जैसे आपने कैलकुलेट किया और z इज इक्वल टू 1 इज़ दी ओनली अ पोल, तो सिंपल पोल पे निकालने के लिए तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल पोल निकालने का है, लिमिट z टेंड्स टू वो पोल जो आपका निकला है z माइनस a f ऑफ z, ठीक है, ये सिंपल पोल का है। दूसरा, इफ़ f ऑफ z ऑफ द फॉर्म, अगर वो किसी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ, हम cot z लिखते हैं तो cot z को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos z ओवर sin z, है ना, ये लिख सकता हूँ। यहाँ पर हमें पता है कि जो फाई ऑफ a है वो 0 होगा, है ना। ये कब 0 होगा, जब आपके पास n पाई की वैल्यू होगी, पाई पे, जनरली पाई पे होगा, है ना। और लेकिन ये 0 नहीं होगा, हमें पता है cos पाई या cos n पाई 0 नहीं होता, 1 - 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक। तो उसका जो रेजिड्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू a, यानी पाई पे, बेसिकली क्योंकि जो उसका नीचे वाला है वो 0 कब हो रहा है, पाई पे हो रहा है, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। फाई ऑफ a यानी ऊपर वाले की वैल्यू हम एट पाई ओवर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन का वैल्यू पाई पे। तो आप देख सकते हैं जब आप ऊपर वाले को तो वैसे ही पुट करना है, हमें नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है cos, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेजिड्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी cot z का रेजिड्यू अबाउट पाई इज़ 1। नेक्स्ट, रेजिड्यू एट द पोल ऑफ ऑर्डर n, यानी जैसे मान लीजिए आप z माइनस, जैसे आपने कोई जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसका क्या होता है कि कभी मान लीजिए ऐसा भी होता है कि आपको एक ही पोल है लेकिन उसके ऑर्डर 2 आ रहे हैं, यानी 1 1 1 1 1 2 2 2, तो उसे बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर n।
पोल तो हमारा 2 है लेकिन उसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिड्यू उसका निकालने के लिए थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, लेकिन आप जब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स निकालोगे तो आपको आसान लगेगा। 1/n-1 फैक्टोरियल डिफरेंशिएशन की पावर n-1 उतना n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा इस पूरे टर्म को, ठीक है। अब देखिए रेजिड्यू थ्योरम हमें क्या बोलता है। इफ़ f of z इज एनालिटिक इन अ क्लोज्ड कर्व C except at a finite number of poles within C, then integration of f of z dz is equal to 2 pi I times sum of all residue at poles within C। बेसिकली इसका मतलब क्या है इन समरी, कि जब हम कोई इंटीग्रल फाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल फाइंड करेंगे, हम जब पोल निकालेंगे तो अगर कोई ऐसा पोल है जो उस C के बाहर है तो हमें उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं करना, हमें उसे हटा देना है, उसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उस इंटीग्रल में। हमें सिर्फ उन्हीं पोल्स पे रेजिड्यू निकालना है जो उस कर्व के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है। उनका सम निकालना है, उसको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, इंटीग्रल ऑफ 1 + z ओवर z 2 - z dz, ठीक है। और जो कर्व लिया है मैंने वो एक सर्कल लिया, यूनिट सर्कल लिया है, जिसका रेडियस जो है 1 - 1 है और सेंटर जो है वो ऑरिजिन है। तो देखिए जब हम पोल्स निकालेंगे, इसका जो पोल्स निकाला हुआ है मैंने, आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ जब मैं पोल्स निकाल रहा हूँ तो इसके 2 पोल्स निकलेंगे 0 और 2। अब देख सकते हैं सर्कल एक यूनिट सर्कल है, यानी इसका रेडियस 1 ही होगा, तो यानी 2 तो है, ये तो निकल गया, 2 पे हमें मतलब ही नहीं है। तो रेजिड्यू सिर्फ 0 पे निकालना है, यानी सिंपल पोल है तो आपने निकाल दिया यहाँ सिंपल पोल, लिमिट z क्योंकि 0 ही आ रहा है, पूरा रेजिड्यू निकाला, 1/2 आ गया। रेजिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रल पाई आई आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये 12z - 7 z-1 का होल स्क्वायर 2z + 3 dz, और सर्कल मैंने यहाँ पर अब यूनिट सर्कल नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने रेडियस 2 है उसकी, ठीक है। यहाँ पर जब मैं पोल निकालूंगा तो देखिए 1 के 2 ऑर्डर वाले पोल आ रहे हैं और एक पोल आएगा -3/2। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे पोल्स उस सर्कल के अंदर हैं, यानी मुझे रेजिड्यू निकालना पड़ेगा हर एक पोल के लिए। तो जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास जो पोल आया है 1, उसके 2 ऑर्डर हैं, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, मुझे अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बताया आपको, तो इसके लिए मैंने रेजिड्यू निकाल लिया, फॉर्मूला यूज़ कर दिया मैंने। आपको बस फॉर्मूला ध्यान रहेगा ना, तो बाकी मेथड आपको खुद चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको फिर मैंने पूरा डिफरेंशिएट करके सॉल्व किया, तो रेजिड्यू एट 1 पे जो आया, क्योंकि उसका ऑर्डर 2 था तो 2 आ गया, और 3 भी इसी सर्कल के अंदर आएगा 1.5, तो उसके लिए भी हमने, क्योंकि ये सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो सॉल्व किया तो आया -2। अब अकॉर्डिंग टू रेजिड्यू थ्योरम, जो किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रल है, अगर उसके पोल्स उस सर्कल के अंदर हैं, उस कर्व के अंदर हैं, तो 2 पाई आई टाइम्स सम ऑफ द रेजिड्यू, क्योंकि सम ऑफ द रेजिड्यू -2 और 2 0 होगा, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कॉशीज़ इंटीग्रल फॉर्मूले की। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला हमें क्या बताता है, बेसिकली ये भी एक किसी भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। जिस तरीके से कॉशी, आप उस रेजिड्यू थ्योरम की हम जब बात करते हैं, वैसे ही हमारे पास कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला भी होता है। मेथड दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन मेन मकसद है इंटीग्रल फाइंड करना। तो इफ़ f of z इज़ एनालिटिक विद इन और ऑन अ क्लोज सरफेस C, एंड इफ़ a इज़ इक्वल टू अ पॉइंट विद इन अ C, देन, ये देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो बेसिकली ये हमें उस पोल पर फंक्शन की वैल्यू बताता है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। सो f of a इज इक्वल टू 2 पाई आई 1/2 पाई आई इंटीग्रल f of z। यहाँ पर एक तरीका क्या है कि आपको z - a वाला टर्म अलग करके f of z पता लगाना होता है पहले, और आप इसको इंटीग्रल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे fn यानी कि nth डिफरेंशिएशन पे वैल्यू निकालनी है, तो ये इस फॉर्मूले का मैं यूज़ करूँगा। ज़्यादा टफ भी नहीं आता है इसके ऊपर, और ज़्यादा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। देखिए एक एग्जांपल भी मैंने लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर आप पोल्स निकालिए, सबसे पहले पोल्स निकाला, आपका आया 0 और 1 आ गया, ठीक है, -1 आ गया। सर्कल जो मैंने लिया हुआ है, 0.5 वाले रेडियस का। तो जब मैंने 0.5 वाले रेडियस का लिया है, तो -1 वाला तो हट गया, सिंपल फंडा, उसका तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि वही पॉइंट्स लेने हैं जो उस कर्व के अंदर हो। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या है, मैंने आपको बताया कि आपको f of z अलग करना होगा और z - a अलग करना होगा, क्योंकि a मेरा 0 है अभी, तो z - 0 को मैंने अलग कर दिया, यहाँ से z को अलग कर दिया, बचा क्या मेरे पास ये, यानी कि ये चीज़ मेरे लिए f of z हो गई। तो f of z पर वैल्यू निकालनी है पोल पर, ठीक है। तो f of z जो था मेरे पास, ये जो है यहाँ पर 0 पुट करूँगा और यहाँ पर भी 0 पुट करूँगा, तो आंसर ये 2 पाई आई आ जाएगा, ठीक है। और देखिए ये एक नोट वाली बात है, इसे भी कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले के अंदर ही समझाया जाता है, या कॉशी थ्योरम बोल देते हैं। इफ़ देयर इज़ नो एनी पोल, देयर विल नो एनी पोल इनसाइड द गिवन कंटूर, जो भी कंटूर या कर्व दिया होगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। कभी कभी तो इसी स्टेटमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, जब आप पोल निकालेंगे और कोई सा भी पोल आपका उस कर्व के अंदर या उस
कंटूर के अंदर, उस एरिया के अंदर नहीं आ रहा है, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा 0 होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब मैंने क्या किया है कि जब आप कभी भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो आपके पास कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत लंबा जाता है। मैंने देखा है, चाहे वो आप एम एल बॉयस की किताब में देख लीजिए, या रिले एंड हॉब्सन की किताब में देख लीजिए, या आप एच के दास की किताब में देख लीजिए, सभी में क्या होता है कि आपको जो कैलकुलेशन होती है वो काफ़ी लंबी दिखती है। तो मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया, मैंने कुछ डिडक्शंस निकाल लिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकाल लिए हैं बेसिकली। तो देखिए क्या है, अगर कभी आपको ऐसा कुछ इंटीग्रल दिखता है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू ये होती है 2π/a²b²√। अगर आपको साइन थीटा दिखता है तो उसका भी डायरेक्ट यही है, सेम ही आप देख सकते हैं। फिर जब आपको अगर कभी ऐसा दिखता है कि 0 to π a + cos², a की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये होता है। अगर आपको कभी ऐसा कोई इंटीग्रल दिख रहा है, जनरली इन्हीं में से कोई एक आएगा और आया हुआ है, पिछले जितने भी आप 10-15 साल के पेपर्स को देखेंगे, इन्हीं में से पूछा है डायरेक्टली। तो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली लगाइए, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रल ये हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ दिस 1/, जैसे आपको मैं अभी पूछ सकता हूँ, ये इसमें आया हुआ है आपका जेस्ट के, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, वैसे इसका जो डिडक्शन निकल के आया हुआ है ये कि 1/1 + x⁴ या 6 का पूछा हुआ है। तो आप डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। cos ax/x² + b² का डायरेक्ट इसका जो है ना, उसको हर चीज़ को आपको देख लेना है कि a और b के वैल्यू बस आइडेंटिफाई करना है और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना है। अगर आपको फॉर्मूला रटना नहीं है तो आप इनके ऊपर क्या करिए ना, जैसे दो अलग अलग वैल्यूज़ लेके प्रॉब्लम खुद बना के सॉल्व करके रख लीजिए, इससे फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए cos 2x में x² + b² की पावर x² + 2² की पावर होल स्क्वायर, ऐसे करके कर लीजिए प्रॉब्लम्स बना के, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि मैं जनरली अगर मैं आपको बता दूँ, जैसे ये होता था cos kx भी हो सकता है, तो बस आपको e की पावर में मल्टीप्लाई करना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैं 9 तो नहीं ऐड कर सकता, मैं बोल रहा हूँ 0 to ∞ cos kx/x² + a² dx, ये होगा π/2a e की पावर -k है, ठीक है। बस इतना, यहाँ पर मैंने cos x लिख दिया, जनरली cos kx लिखना था मेरे को, मैं भूल गया तब, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। फिर आपका अगर x sin x है, x²+, ये भी जस्ट में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली आप ये सारे फॉर्मूले जब शीट में आपको दूंगा तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और इसके ऊपर आप 2-3 प्रॉब्लम्स बना के इसको फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिएगा या लर्न कर लीजिए कैसे भी, लेकिन इन्हीं में से कोई एक आएगा, और पक्का मैं कह रहा हूँ आएगा ही आएगा, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ। चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम है, मैं किसी एक एग्ज़ाम की तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन चाहे वो हैदराबाद में हो या BHU में हो, DU में, या नेट में हो, JRF में हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी न किसी में ज़रूर आएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। अब जो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में तो आपको इतना ही पता होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ पता नहीं होना चाहिए। हाँ, एक टॉपिक और है जो कि मैं आपको बताता हूँ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी आए हुए हैं। तो क्या होता है, देखिए आपको क्या होता है कि एक दिया होता है, एक आपके पास दिया होता है, पावर सीरीज़ दी होती है, इस फॉर्म में लिखी होती है वो, ठीक है, समेशन 0 to ∞, n की वैल्यू 0 to ∞, an z की पावर n। तो इसका पूछता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालिए। तो आपको बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फॉर्मूला बस आपको यूज़ करना है, और कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1/r, r इज़ दी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, लिमिट n टेंड्स टू ∞, an+1/an। तो एक क्वेश्चन जो मुझे मिला है स्टूडेंट से, वो है CUCT का, ईयर में भूल गया, समेशन ऑफ n = 0 to ∞, z की पावर n/n, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से बताना है। तो यहाँ पर an आप कंपैरिजन कर सकते हैं, an की वैल्यू हो जाएगी 1/n, an+1 की वैल्यू हो जाएगी 1/n+1। आपको इसमें पुट करना है, तो ये n ऊपर पहुँच जाएगा, n+1 नीचे आ जाएगा, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो n n-1, n+1 n-1, तो n से n कैंसिल, n-1 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n टेंड्स टू ∞, 1/n+1, तो 1/r, क्योंकि इसका इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1/r है, तो 1/r, क्योंकि जो आप यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो r की वैल्यू इन्फाइनाइट। तो जो ऑप्शन था उसका वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस शुड बी इन्फाइनाइट। तो ये छोटा सा टॉपिक था एक, जो कि मुझे एक्स्ट्रा बताना था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल थ्योरी में, ठीक है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिराक डेल्टा फंक्शन। देखिए इसमें भी कुछ ज़्यादा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई भी हुई है, तो आपको बस इसकी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है अच्छी तरीके से, तो आप डिराक डेल्टा का सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी है यहाँ पर, जो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है f of x dx
एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स एफ ऑफ ज़ीरो, यानी क्योंकि यहाँ पर डेल्टा के साथ ज़ीरो है तो इसीलिए जनरली होता है एफ ऑफ एक्स माइनस ए। ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपको सारा काम आसान हो जाएगा। जैसे ये इंटीग्रल ऑफ, अगर ये जो ए जो है वो ए और बी के बीच में आ रहा है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट एफ ऑफ ए होगी। अगर वो ए इस ए और बी के बीच में नहीं आ रहा है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। फिर यहाँ पर अगर डेल्टा के एक्स है तो ये के नीचे आ जाता है, ठीक है। ये जनरली डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स जैसे हो सकता है डेल्टा ऑफ साइन ऑफ एक्स हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डेल्टा एक्स माइनस एक्स आई ओवर एफ डैश एक्स आई, यानी हमें उसका डिफ्रेंशिएशन नीचे रखना होता है। डेल्टा के एक्स नीचे के आ जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 2a डेल्टा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ऐसे डिवाइड हो जाएगा ये। डेल्टा के एक्स माइनस एक्स नॉट, के नीचे आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट, के प्लस माइनस बी, के नीचे आ जाएगा, और इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है मैंने ये पूरी पीडीएफ इसकी बना दी हैं, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके प्रीवियस ईयर के पेपर्स। अब फटाफट मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स करा देता हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो बाकी बचेंगे वो आप खुद भी ट्राई करिएगा। सो पहला प्रॉब्लम है मेरे पास DU 2015 से। ये कह रहा है द लॉरेंट सीरीज ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड अबाउट जेड इज इक्वल टू 2 इज़ गिवन बाय। ये एक लॉरेंट सीरीज़ का एक्सपेंशन दिया हुआ है, कोई सा भी फंक्शन का हो सकता है। इसमें हमसे कुछ पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ पोल एंड रेजिड्यू क्या है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑर्डर ऑफ पोल कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट नेगेटिव पावर। देख लीजिए आप, हाईएस्ट नेगेटिव पावर क्या है, 3 है, मतलब -3 हो जाएगी हाईएस्ट नेगेटिव पावर, बट 3 है वो पावर, तो ऑर्डर तो 3 ही हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन, ये तो गलत है, ये भी गलत है, 2 ऑप्शन है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब मुझे रेजिड्यू निकालना है। रेजिड्यू निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया, क्या करना है हमें, 1/z माइनस ए का कोएफिशिएंट देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1/8, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है इसका, ये नहीं है। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड हैज़ अ नेगेटिव पावर ऑफ 3 मीन्स ऑर्डर ऑफ पोल इज़ 3। फिर आप इसको टी पुट भी कर सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है, आप डायरेक्टली z माइनस ए का जो कोएफिशिएंट है, 1/z माइनस ए का जो कोएफिशिएंट है वो चेक कर लीजिए, ये 1/8, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इफ़ सी इज़ द, ये भी DU 2017 का है, सी इज़ द यूनिट सर्कल, या इसका मुझे इंटीग्रल का वैल्यू पता लगाना है। देखिए आप इसका पोल निकाल लीजिए, पोल निकालेंगे तो 0 और 3 आ जाएगा पोल। अब देखिए 0 और 3 में क्योंकि यूनिट सर्कल है तो सिर्फ 0 ही उस सर्कल के अंदर आएगा, तो यहाँ 0 आ गया आपके पास। तो अब रेजिड्यू थ्योरम हमें क्या बोलता है कि अगर जो पोल उस कंटूर के अंदर आ रहा है हमें सिर्फ उसी पे रेजिड्यू निकालना है। मैंने उसी पे रेजिड्यू निकालना, तो क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा, क्योंकि सिंपल पोल है और कोई अदर पोल नहीं है, ना ही इसका कोई ऑर्डर है, तो डायरेक्टली हमें सिंपल पोल वाला रेजिड्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो -2πi/3, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। DU 18 का क्वेश्चन है ये, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने आपको डायरेक्ट बताया, चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करिए। तो a और b, a इज़ इक्वल टू 5 है, b इज़ इक्वल टू -3 है, देख सकते हैं यहाँ से, और डायरेक्टली आप पुट करिए तो 2π/4, यानी कि आंसर इज़ π/2, करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन DU का ही है, 19 का। ये पूछ रहा है द इंटीग्रल ऑफ साइन y डेल y, ये बेसिकली ऐसे नहीं लिखा हुआ था, इसको मैंने लिखा, ये ऐसे लिखा हुआ था, इसका मतलब वही है, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ था। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर डेल यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है, या नहीं शायद मैं भूल गया, आपको दोबारा बताता हूँ। अगर डेल का यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो आपको उसके साथ का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके, और डेल वाला डिफरेंशिएशन हट जाता है उसके बाद। तो मैंने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो साइन y का कॉस y हो गया, और डेल का डिफरेंशिएशन हट जाएगा, क्योंकि y के साथ 0 लगा हुआ है, तो इसके हमें 0 की वैल्यू, क्योंकि -∞ और 0 प्लस इन्फिनिटी के बीच में आती है, तो मुझे कॉस y पे y की वैल्यू 0 पे निकालनी है, तो यानी +1, तो आंसर इज इसका सी हो जाए। BHU 17 है क्वेश्चन है, इफ़ डेल एक्स इज़ दी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन देन विच वन ऑफ द करेक्ट। देखिए ये होगा, ये होगा, देखिए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एफ ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस ए हमेशा होता है एफ ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ 0 है, x यहाँ पर 0 है ना इसका हर किसी के साथ, तो 0 है, तो क्या x होगा, नहीं होगा। क्या डेल एक्स होगा, नहीं होगा। क्या इन्फिनिटी, नॉट पॉसिबल, ओनली सी इज़ द करेक्ट, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें। तो डेल एक्स एफ ऑफ 0, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक्स है, तो एफ ऑफ 0 0 आ जाएगा। ये एक JNU का क्वेश्चन मिल गया मुझे, व्हाट इज़ द रेजिड्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसका रेजिड्यू बताना है मुझे एट x इज इक्वल टू 0 पे। ये तब का क्वेश्चन है जब 5 ऑप्शन आते थे, इसलिए ABCDE आपको दिख रहा है। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/z, इसको एक्सपैंड करेंगे आप 1/z 1/z², ठीक है। अब जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्योंकि इसका पोल जो है वो z इज इक्वल टू 0 है, तो 1/z का आपको कोएफिशिएंट देखना है, तो 1 है। सो बेसिकली इसका आंसर क्या है, 1, ए हो जाएगा।
ये एक गेट का क्वेश्चन है 11 का। कंसीडर अ काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर z इज इक्वल टू 1 अबाउट द ओरिजिन लेट f ऑफ z इज दिस द इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, तो पोल निकालेंगे आप। ऑर्डर आ रहे हैं पोल के दो पोल के ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन आप जब निकालेंगे तो z इज इक्वल टू पाई है, और सर्कल जो दिया हुआ है वो एक यूनिट सर्कल दिया हुआ है। सो मीन्स ये पाई तो इस यूनिट सर्कल में आएगा नहीं, तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन गेट 15 का है, टी स्क्वायर, यहाँ पर ये डी टी। अब यहाँ पर क्या होता है कि टी आप 3 कॉमन ले लीजिए, पहले 3 आप कॉमन लेंगे, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, 3 नीचे आ जाता है। मैंने बताया था ना, डेल ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के डेल ऑफ एक्स। तो ये 3, अब यहाँ पर बस आपको टी स्क्वायर है तो पुट करना है, ठीक है। डेल स्क्वायर है ना, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 3 बाहर था, 4/3 1.33। ये एक नेट का क्वेश्चन था बेसिकली। गेट 19 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। डायरेक्ट मैंने अभी आपको बताया भी कि कॉस के एक्स है तो क्या हो जाता है, कि यहाँ पर मैंने तब बताया था 0 टू इन्फिनिटी के लिए, 0 टू इन्फिनिटी कॉस के एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का जो वैल्यू है ये हो जाएगा π/2 e की पावर माइनस के ए। अब क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए पाई होगा सिर्फ, ठीक है, π/2a, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, π/a वाला, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ए। जस्ट 19 का क्वेश्चन है ये। जस्ट 19 का क्वेश्चन आप देखिए, इसमें अपने डेल वो वाला फॉर्मूला प्रॉपर्टी यूज़ करना है। ये होता है क्या, 1/2a डेल एक्स प्लस ए प्लस डेल एक्स माइनस ए, ये यूज़ किया मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और फिर इसको पुट किया है यहाँ पर, फिर यहाँ एफ ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस ए वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो कॉस पाई माइनस 1 कॉस माइनस पाई माइनस कॉस पाई माइनस 1 माइनस, ठीक है, कॉस पाई जो होता है वो -1 नहीं, कॉस माइनस पाई जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 - 1 अपॉन पाई हो जाएगा, ठीक। अब जस्ट 14 का क्वेश्चन है ये कि आई इज इक्वल टू दिस विद इन z इज इक्वल टू 2 पे निकालना है। पोल आप निकालेंगे तो π/2 आएगा, π/2 जो है π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको रेजिड्यू का सम निकालना है ना, क्योंकि π/2 जो है उस सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप रेजिड्यू निकालेंगे, तो रेजिड्यू निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का, ठीक है। यानी तो आप उससे भी कर सकते हैं। हाँ, रेजिड्यू निकाल लिया हमने, ये आपने रेजिड्यू ही तो निकाला है यहाँ पर। तो ये i/2 इसमें पुट कर दिया है, तो ये πi हो जाएगा, ठीक है। i/2 रियल पार्ट, हाँ यस सॉरी, यहाँ पर हमें क्या किया, सॉरी यहाँ पर मैं, क्योंकि जो फंक्शन था वो साइन ऑफ z था, तो इसको मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने e की पावर iz में लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि e की पावर iz जो होता है cos z प्लस आयोटा साइन z होता है। तो बेसिकली मुझे इसकी इमेजिनरी पार्ट के लिए निकालना है। तो जब मैं रेजिड्यू निकाल रहा हूँ तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1/2। तो फिर मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया है, तो πi इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको करा दिए हैं, आप और भी प्रॉब्लम्स को ट्राई करिए। कोई सा भी डाउट निकल के आता है, अपना टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पूछिए, डिस्कस करिए। कोई भी सा भी डाउट होता है तो मैं ज़रूर आपको कोशिश करूँगा बताने की, नहीं तो वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करते ही करते हैं, ठीक है। जो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका भी जो नोट का जो लिंक है, जो नोट्स ये जो बता रहा हूँ आपको, जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, उसका भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डाउनलोड करके स्टार्ट करिए, एक बार और रिवाइज़ कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल फंक्शन, हर्मिट फंक्शन, ये सब वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तब तक ख्याल रखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।